अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अमीना खान। नाज़रीन, ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान तारीख़ी और सक़ाफ़ती लिहाज से ख़ासी अहमियत की हामिल है। स्वात की 1100 साल कदीम मस्जिद हो या सिब्बी में चाकर आज़म का तारीख़ी क़ला, ये तारीख़ी मकामात और इमारतें हमें अज़मत रफ्ता की याद दिलाती हैं और दुनिया भर में अहम मकाम दिलाते हैं। आज के प्रोग्राम में तारीख़ी रिपोर्ट्स के अलावा बहार के रंगों का जिक्र भी शामिल किया गया है। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हस्ब मामूल सिंध की सरजमीन से और कराची से। मोहम्मद मोहसिन निजी शोबे की जानिब से बेरोजगारी में कमी के लिए मुनक़िद किए जाने वाले नौकरी मेले का अहवाल बता रहे हैं। आइए देखते हैं। आवाम को रोजगार फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, ताहम वसाइल की कमी के बायस हुकूमती नाकामी के बाद निजी शोबा ये जिम्मेदारी निभा रहा है। कराची के सरकारी व निजी तालीमी इदारों से सालाना हजारों नौजवान तालीम मुकम्मल करके निकलते हैं, जिनमें से 30% नौजवान अपने कारोबार या दीगर वजूहात की बिना पर नौकरी नहीं करते, जबकि 70% नौजवान रोजगार की तलाश में मारे मारे फिरते हैं। सरकारी इदारों में सिफारिश और सियासी वाबस्तगी की बिना पर आम नौजवानों का नातका बंद होता है, जिसकी वजह से नौकरियों का तमाम तर बोझ निजी सेक्टर पर आ जाता है। कराची की एक निजी जामिया ने अपने तुलबा को इन तमाम मुसीबतों से बचाने के लिए अमरीका और यूरोप की तर्ज पर जॉब फेयर लगाया, जिसमें कौमी और बैनुल अक़वामी सतह के 18 इदारों ने अपने स्टॉल्स लगाए। इंतजामी के मुताबिक जॉब फेयर का मकसद जामियात और कॉर्पोरेट सेक्टर के फासलों को कम करने के साथ साथ तालीम याफ्ता नौजवानों को ज़माने तालिबे इल्मी के दौरान ही रोजगार और कॉर्पोरेट सेक्टर को अफरादी क़ुव्वत फराहम करना है। उन्होंने बताया कि यह इनका पहला जॉब फेयर है, जिसकी कामयाबी के बाद वो आइंदा इससे भी बड़े पैमाने पर जॉब फेयर लगाएंगे। इस तरह के जॉब फेयर्स को फरोग देकर न सिर्फ नौजवानों को बेहतरीन रोजगार और इदारों को बेहतरीन अफरादी क़ुव्वत फराहम की जा सकती है, बल्कि सिफारिश और पर्चे सिस्टम का खात्मा भी किया जा सकता है। कैमरामैन अब्दुल कयूम के साथ मोहम्मद मोहसिन, दुनिया न्यूज़, कराची। और नाज़रीन, कराची के बाद अब आपको लिए चलेंगे सिंध के अहम तरीन शहर लाड़काना की जानिब, जहाँ बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जलाए जाने वाले ज़िला कौंसिल हॉल की मुरम्मत ताहाल नहीं हो सकी और 2.5 बरस से ये इमारत किसी मसीहा की मुंतज़िर है। तफसीलात तारिक दुर्रानी की इस रिपोर्ट में। जिला कौंसिल हाल शहर के वस्त जिनाबाग में वाक़ है। मज़कूरा इमारत 1954 में टाउन हाल के तौर पर तामीर की गई, जिसका इफ्तिताह उस वक्त के गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने किया। लेकिन 2001 में नए बल्दियाती निज़ाम से कायम होने वाली ज़िला हुकूमत के बाद इस हाल पर लाखों रुपयों की लागत से तज़ीन व आराइश करके हाल को ज़िला असम्बली हाल में तब्दील कर दिया गया, जिसके बाद ज़िला असम्बली के इजलास यहाँ मुनक़िद होते रहे। लेकिन 27 दिसंबर 2007 को मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के वाक़े के बाद जहाँ दीगर इमारतों और अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, वहीं नामालूम शरपसंदों की जानिब से जिला कौंसिल हाल को भी नजर आतिश कर दिया गया, जो 2.5 साल गुजरने के बावजूद अब तक दोबारा तामीर नहीं किया जा सका। और इन 2.5 सालों के दौरान जिला कौंसिल के मुनक़िद किए जाने वाले इजलास भी जिला नाज़िम सेक्रेटेरिएट या सर्किट हाउस में मुनक़िद होते रहे। नाज़रीन, ज़राअत हमारी मईशत का अहम तरीन जुज़्व है। दुनिया के सबसे बड़े नहरी निज़ाम के हामिल मुल्क में ज़रई पानी की चोरी भी मामूल बन गई है। बड़े और ताकतवर ज़मींदार नहरों में नाके लगाकर ज़रई पानी चुरा लेते हैं, जबकि गरीब काश्तकार पानी की चोरी के खिलाफ मुजाहरा करते नजर आते हैं। नवाबशाह से अब्दुल खालिक नहरों से ज़रई पानी की चोरी के बारे में बता रहे हैं। आइए देखते हैं। पाकिस्तान बुनियादी तौर पर एक ज़री मुल्क है, जिसकी माशत का दारोमदार ज़राअत पर है। पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम भी कायम है। सिंध में लाखों एकड़ ज़र्री अराज़ी पर मुख्तलिफ फसलें काश्त की जाती हैं, जिन्हें एक आपाशी के बेहतरीन निज़ाम के जरिए ज़र्री पानी की फरियामी यकीनी बनाई जाती है। लेकिन ये उम्र अफसोसनाक है कि बड़ी तादाद में बाअसर जमींदार खुले आम किनालों और नहरों से नाके लगाकर ज़र्री पानी चोरी कर रहे हैं, जिसके बायस एक जानिब ज़र्री पानी की कमी का सामना है तो दूसरी जानिब टेल के आबादगारों को पानी दस्तियाब नहीं, जिसके बायस लाखों एकड़ ज़र्री अराज़ी बंजर हो रही है। जबकि टेल के आबादगारों की जानिब से बारहा एहतियाजी मुजाहरे किए गए और आपाशी एहलकारों को शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। टेल के आबादगारों का मुतालबा है कि ज़र्री पानी चोरी करने वाले बाअसर जमींदारों और पानी चोरी में मुलव्वस महकमा आपाशी के एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और टेल के हजारों आबादगारों को ज़र्री पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सुबह सिंध की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब चलते हैं बलूचिस्तान की धरती की जानिब और सबसे पहले कोयटा से फरीदुल्लाह की रिपोर्ट देखते हैं, जिसमें उन्होंने प्राइस लिस्ट पर अमल दरामद कराने में इंतजामिया की नाकामी का जायजा लिया है। आइए देखते हैं। कोयटा में चेयरमैन प्राइस कंट्रोल कमेटी की जानिब से जारी करदा प्राइस लिस्ट पर ताजर अमल दरामद नहीं कर रहे हैं।
کوئٹہ میں روز بروز بڑھتی ہوئی بے لگام مہنگائی نے شہریوں کو معاشی مسائل سے دوچار کر دیا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں دکاندار من پسند قیمتوں پر اشیاء فروخت کر رہے ہیں۔ چیئرمین پرائس کنٹرول کمیٹی کی جانب سے 15 مارچ 2010 کو نیا نرخ نامہ جاری کیا گیا، لیکن انتظامیہ ماضی کی طرح اس مرتبہ بھی عمل درآمد کرانے میں تاحال ناکام ثابت ہوئی ہے۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 570 کی بجائے 600 سے 620 روپے تک، 5 کلو گھی اور خوردنی تیل کا ڈبہ 515 کی بجائے 600 روپے، چینی 40 کی بجائے 66 روپے، دودھ 47 کی بجائے 50 روپے لیٹر، دہی 50 کی بجائے 60 روپے کلو، چھوٹا گوشت 280 کی بجائے 300 سے 400 روپے، جبکہ بڑا گوشت 150 سے 250 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ جبکہ دیگر اشیاء خورد و نوش میں چاول اور دالوں کی مقرر کردہ قیمتوں میں 20 سے 30 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے قیمتوں پر عمل درآمد کرانے والے مجسٹریٹ کو صرف گراں فروشوں کو نقد جرمانہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، اس کے علاوہ کسی قسم کی کارروائی نہیں کر سکتے۔ انتظامیہ کو پرائس لسٹ میں عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے۔ کیمرامین سلمان فیصل کے ساتھ فرید اللہ خان، دنیا نیوز، کوئٹہ۔ اور ناظرین، اب آپ کو لیے چلیں گے بلوچستان کے علاقے لسبیلا، جہاں کار بم دھماکے کا ایک زخمی اپنے بھائی کی جان کا نذرانہ دینے اور والد کی بیماری کے علاج کے لیے حکومتی امداد کا منتظر ہے۔ ذیشان کمبو نے اس خاندان کی پریشانیوں کا تذکرہ اپنی اس رپورٹ میں کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ حسین نامی یہ نوجوان 19 جولائی 2007 کو گڈانی بس اسٹاپ کے قریب ہونے والے کار بم دھماکے میں زخمی ہوا تھا۔ اس دھماکے کے نتیجے میں چائنیز قافلے کو اسکارٹ کرنے والی پولیس وین میں سوار 7 پولیس اہلکاروں سمیت 20 افراد جاں بحق ہوئے تھے، جن میں سے ایک حسین کا بھائی حسن بھی تھا۔ ان نوجوانوں کے بوڑھے والد حاجی غلام مصطفیٰ کو اس حادثے کے بعد دل کا مرض لاحق ہو گیا۔ بم دھماکے میں زخمی ہونے والے نوجوان کے والد حاجی غلام مصطفیٰ کے مطابق اس کے دونوں بیٹے فیکٹری میں مزدوری کرتے تھے اور وہ صبح 9 بجے کے قریب اپنی ڈیوٹی سے واپس آئے تھے کہ بم دھماکے کی زد میں آ کر ایک بیٹا موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ دوسرا شدید زخمی ہوا۔ حاجی غلام مصطفیٰ نے بتایا کہ حکومت کی جانب سے اعلان کیے گئے 50,000 روپے تو اسے ملے ہیں، لیکن وہ ناکافی ہیں، جبکہ جولائی 2007 سے آج تک میں اپنے بیٹے کے علاج پر لاکھوں روپے خرچ کر چکا ہوں۔ بیٹے کے علاج کے لیے 1.5 لاکھ روپے میں اپنا گھر بھی فروخت کر دیا اور اس جھونپڑی نما مکان کا بھی مجھے کرایہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس وقت ہم باپ بیٹے دونوں ہی مریض ہیں اور ایک چھوٹا بیٹا ہے جو فیکٹری میں مزدوری کرتا ہے اور وہ بھی ایک ہاتھ سے معذور ہے۔ حاجی غلام مصطفیٰ نے بتایا کہ اگر میری دوائی لاتے ہیں تو بیٹے کے علاج کے لیے رقم نہیں ہوتی۔ زخمی نوجوان حسین نے بتایا کہ اس کی ٹانگوں میں ڈالی گئی راڈ خراب ہونے کی وجہ سے زخموں سے متواتر پیپ بہتی رہتی ہے اور اب ہمارے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ دوبارہ علاج کروا سکیں۔ حکومتی شخصیات اور ارباب اختیار ہماری حالت پر رحم کریں اور ہمارے علاج کا سرکاری سطح پر بندوبست کیا جائے۔ دہشت گردی کے اس واقعے میں زخمی ہو کر 3 سالوں سے بستر میں پڑے اس نوجوان کی بے بسی حکومتی اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ ذیشان کمبو، دنیا نیوز، ہب، لسبیلا۔